मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर करीब 4:30 बजे ये बैठक होगी। पार्टी की आगामी योजनाओं पर होगा विचार विमर्श। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष होंगे शामिल। मोदी सरकार के क्लस्टर इंचार्ज मंत्री भी उपस्थित रहेंगे इस बैठक में। तो 144 लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटा गया। 14 से 15 प्रमुख मंत्री क्लस्टर मंत्रियों में शामिल हैं। 144 लोकसभा सीटों के फीडबैक का जिम्मा सौंपा गया। शाह, नड्डा और संतोष देखेंगे क्लस्टर मंत्रियों की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर 2024 चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है, और देखिए किस तरह से क्या रणनीति बनाई जाए इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक बुलाई गई है। करीब 4:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य जो पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें शामिल होंगे। चूंकि पहली बार ऐसी बैठक बुलाई जा रही है जो सीधे तौर पे आगामी लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए ये पहली और अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि 144 जो लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया था और हर क्लस्टर में एक प्रभारी बना दिया गया है। उसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल है, जिसमें से 14 से 15 प्रमुख मंत्री हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर समेत तमाम जो मंत्री है वो मौजूद है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा प्रवास योजना के तहत लगाए गए मोदी सरकार के मंत्रियों से रिपोर्ट भी ली जाएगी और एक खाका तैयार किया जाएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत करे और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्यों तक किस तरीके से पहुंचाना है, ताकि इसका सीधा फायदा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सिंगल सीट पर भी नुकसान ना हो। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अभी से ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और चर्चा हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर आगामी 15 दिनों तक जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा गया है कि अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जाएगी, इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरी बैठक बुलाई गई है, इसमें तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इससे पहले भी तमाम जो बैठकें हैं वो हुई थी। लेकिन जिस तरीके से आज की ये बैठक काफी अहम मानी जाती है, खासतौर पे उन 144 लोकसभा सीटों पर जहां पे मंत्री प्रवास कर चुके हैं और कई जीत की दृष्टि से कई कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मजबूत कर रहा है और यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है वो केंद्रीय मंत्रियों को भी दी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, वहां पे खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का अब की बार रहने वाला है और यही कारण है कि वो उन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री ज्यादातर प्रवास कर रहे हैं और एक संभावना तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पिछली बार क्या कुछ कमियां रह गई हैं जो इसको इस बार दूर किया जा सके। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट से 10 से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं पास। लोक भवन में सुबह 11 बजे कैबिनेट की यह अहम बैठक होगी। तो आज मंगलवार है और हर मंगलवार को योगी कैबिनेट की ये अहम बैठक होती है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है। प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और इसी को लेकर आज माना जा रहा है 10 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मुहर लगेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े, नगर निगम से जुड़े ये प्रस्ताव हो सकते हैं। तो 11 बजे लोक भवन में ये बैठक शुरू होगी।
नगर निगम के 843 कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। एमपीएस में पंजीकरण न करवाने वाले कर्मचारियों का वेतन रुकेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही कर्मचारियों का जारी होगा वेतन। तो निगम के 2200 कर्मचारियों में से 1357 का ही एनपीएस खाता खुला है। पंजीकरण न कराने वाले 843 कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। तो एनपीएस खाता ना खुलवाने को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एनपीएस में खाता ना खुलवाने को लेकर देखिए ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम के 843 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। कि जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने सख्ती दिखाई, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था एक मामला आया था ईएफ और पीएफ को लेकर के, जिसमें तमाम कर्मचारी हैं जिनका ना तो ईएफ जमा हो रहा था ना ही पीएफ जमा हो रहा था। उसके बाद नगर आयुक्त ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो जिन कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं है उनका सितंबर माह का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आगे भी नहीं करते तो आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर बात करें नगर निगम की, नगर निगम में 2200 कर्मचारी जो है इस समय कार्यरत हैं, जिसमें से मात्र 1357 जो कर्मचारी हैं उनका ही एनपीएस खाता खुला है। निश्चित तौर पर और उसके बाद खाता खुलने के बाद इन कर्मचारियों में जो वेतन में कटौती होती है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन तमाम अभी भी 843 ऐसे कर्मचारी हैं जो नगर निगम का जो आदेश है, नगर आयुक्त का निर्देश है, उसको नहीं मान रहे हैं। जो नगर आयुक्त है उन्होंने सख्त निर्देश दिया है, अगर 15 दिन के अंदर जो एनपीएस खाता नहीं खुलेगा तो तमाम जो कर्मचारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल नगर निगम जो नगर आयुक्त उनकी तौर से की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे, जिसके बाद अब नगर आयुक्त को इन पर सख्ती भी दिखानी पड़ रही है। जी ठीक है, शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी देने के लिए। ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित होगा 83 बस अड्डे। तो चारबाग, अमौसी, गोपनीय नगर बस अड्डे होंगे विकसित। मुख्य सचिव ने प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाने का निर्देश दिया है। 16 जिलों में 24 बस अड्डों पर पहले चरण में काम होगा। दूसरे चरण के 24 जिलों के बस अड्डों पर होंगे विकसित। तो ट्रिपल पी मॉडल पर बस अड्डे विकसित किए जाएंगे, जिसे लेकर निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही बसों में चार्जिंग पॉइंट होना जरूरी है। 16 जिलों के 24 बस अड्डों पर पहले चरण में यह काम होगा। बढ़ेंगे आगे। सोनाली मर्डर केस में गोवा से नोएडा तक जांच। नोएडा के सेक्टर 52 में अरावली अपार्टमेंट पहुंची है टीम। सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में है सोनाली का घर। सोनाली के घर पर 3 सदस्यों की टीम ने पड़ताल की है। रेंट पर रह रहे किरदारों से पुलिस की टीम ने पूछताछ की। 2013 से 2015 तक नोएडा में रही थी सोनाली फोगाट। और देखिए अब गोवा से पूरी जांच अब नोएडा पहुंच चुकी है और नोएडा में ये जांच टीम जो है वो मौजूद है और इस वक्त सोनाली फोगाट का जो फ्लैट था उसमें पूछताछ कर रही है। – 2013 से 2015 तक सोनाली फोगाट उसी फ्लैट में रहती थी। तो अब पूरी मर्डर मिस्ट्री नोएडा पहुंच गई है। तो मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है टीम। सेक्टर 52 में अरावली अपार्टमेंट में सोनाली का घर है। सोनाली के घर पर 3 सदस्यों की टीम पड़ताल कर रही है। तो रेंट पर रह रहे किराएदारों से पुलिस की टीम ने पूछताछ की है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2013 से 2015 तक नोएडा में रही थी सोनाली फोगाट। और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सोनाली फोगाट की जो मर्डर मिस्ट्री है वो सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है। और देखिए गोवा से अब पूरी टीम जो है नोएडा पहुंची हुई है और नोएडा में तमाम पड़ताल कर रही है। सोनाली फोगाट का फ्लैट बताया जा रहा है नोएडा में, और क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए जिस तरीके से गोवा पुलिस की 2 टीमें नोएडा आई हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट का जो फ्लैट है वो सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट में है, जिसको लेकर कई साल सोनाली फोगाट जो है वो नोएडा में भी रही थी। जिसके बाद में सोनाली फोगाट के जो किराएदार हैं और जो वहां पर लोग रहते थे उनके बारे में जानकारी की जा रही है। गोवा पुलिस खुद पूछताछ कर रही है।
कि उसका यहाँ पर कोई कौन कौन लोग वहां पर आते थे, किन किन लोगों से, पूरे तथ्य जुटाने में जो है गोवा पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि सोनाली फोगाट का मर्डर की एक बड़ी हिस्ट्री हो चुकी है, एक चर्चित पूरी तरीके से मामला हो चुका है, और उसी मर्डर के मामले में अब जो है गोवा पुलिस नोएडा में आई और नोएडा में उसके फ्लैट पर गई है। उनके किराएदारों से पूछताछ की जा रही है, किन सन में रही थी, कौन कौन लोग घर पे आते थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अपार्टमेंट के जो RW के अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हर तथ्य को जुटाने में लगी हुई है गोवा पुलिस, और जल्द ही इसमें और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से देखा गया कि सोनाली फोगाट के मामले में जो आरोपी हैं जेल भी गए हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा और भी हो सकता है। ठीक है निशांत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आगामी 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होने वाले भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में निकाली जाएगी। इसमें नोएडा के पूर्व प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक को अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्हें यात्रा के लिए पंजाब राज्य का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उनके साथ में अंशुल अभिजीत को इंचार्ज और आदिल बोपराई को सहयोगी कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेदारी को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंखुड़ी ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए बताया कि यह यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के अलावा देश में चल रही नफरत की राजनीति को कम करने और आपसी सौहार्द को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पंखुड़ी ने कहा कि यह यात्रा भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, पंखुड़ी पाठक को एक अहम जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें जोड़ा गया है। देखा जा रहा है नोएडा जो कांग्रेस नेत्री हैं पंखुड़ी पाठक को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पूर्व में भी नोएडा विधानसभा से जो पंखुड़ी पाठक हैं खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, और जिसको देखते हुए अब 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से देखा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी, उसमें नोएडा की जो पंखुड़ी पाठक हैं पूर्व प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक, वो कहीं ना कहीं इसमें कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब में जो है दौरा करेंगी, लोगों से मिलेंगी, और उनके साथ में जो अंशुल अभिजीत हैं उनको इंचार्ज बनाया गया, और एक अन्य जो आदिल साथी है उसको भी कोऑर्डिनेटर के रूप में रखा गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी पंखुड़ी पाठक को दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर रखते हुए ये बड़ी एक जिम्मेदारी है, और जिसको लेकर पंखुड़ी पाठक खुद कहीं ना कहीं धन्यवाद कर रही हैं, राहुल गांधी का धन्यवाद कर रही हैं, और अन्य जो कांग्रेस के जो नेता हैं सीनियर, उनका धन्यवाद कर रही हैं। ठीक है निशांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। नोएडा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सेक्टर 45 के काशीराम कॉलोनी ये घटना है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सेक्टर 45 के काशीराम कॉलोनी की ये घटना है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का आपको ये मामला दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हमारे साथ निशांत जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वायरल वीडियो में दो पक्ष बुरी तरह से मारपीट करते नजर आते हैं, जहां खूनों से लुहान एक महिला भी इस वीडियो में दिखाई देती है, जिसमें सेक्टर 45 के काशीराम कॉलोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को देखते हुए नोएडा की सेक्टर 39 पुलिस ने संज्ञान लिया है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो के बाद नोएडा पुलिस जो कोतवाली सेक्टर 39 है उसने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात की जा रही है। इसके साथ ही निशांत, क्या ये जो दो पक्ष में जो मारपीट हुई है उन लोगों की पहचान हो पाई है? क्या पुलिस ने उन्हें चिन्हित किया है? देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों पक्षों की नोएडा सेक्टर 39 कोतवाली पुलिस जो है पहचान कर ली गई है। हालांकि कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या कार्रवाई नोएडा सेक्टर 39 पुलिस की द्वारा की गई है
ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई का बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, जी वीडियो वायरल के बाद हड़कंप मचा और कार्रवाई की बात की गई। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो दो पक्षों के बीच ये जमकर मारपीट हुई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। और अब खबर उन्नाव से, जहां खाकी को दागदार करते दो सिपाहियों का वीडियो मोबाइल में कैद हुआ है। ये दोनों सिपाही नशे में बताए जा रहे हैं और अर्धनग्न हालत में कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों सिपाही बेहटा मुजावर थाना में तैनात बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में सिपाही और ग्रामीणों के बीच तू मैं होती हुई नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब उन्नाव पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। कितने भारी आदमी है के 10-20-50 साल लगी है और नौकरी खरीद लेते हैं। अरे याओ तुम नशे में कह तुम हम कुछ नहीं कहा रहे या तुम्हारे समझ में गलत आएगा। हमने तुमसे कोई बातें नहीं कही, ये तुमने गलती करके तुमने कहा। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां अपराधियों में योगी सरकार का खौफ है। कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने पहुंचा बसई थाने। पुलिस के सामने कभी अपराध न करने की खाई कसम। धर्मेंद्र पर कई थानों पर दर्ज है कुल 15 मुकदमे। और देखिए किस तरह खौफ है अपराधियों के मन में, और इसी खौफ के चलते गले में तख्ती डालकर और कभी ना अपराध करने की कसम खाते हुए पुलिस चौकी पहुंचता है, थाने पहुंचता है और सरेंडर करता है। आपको बता दें, इस कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र के ऊपर कुल 15 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बदमाशों में योगी सरकार का कितना खौफ है, ये साफ ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह एक अपराधी अपने गले में तख्ती डालकर और कभी ना अपराध करने की कसम खाकर थाने पहुंचता है और सरेंडर करता है। ये थाना ये फतेह मोहम्मदपुर का मामला है। ये कुख्यात अपराधी है। इस पर करीबन 15 मुकदमे थाने में पंजीकृत हैं और धर्मेंद्र नाम का अपराधी ये काफी तरीके से कुख्यात था और कई अपराधों में भी लिप्त था और पुलिस ने इसके ऊपर एक इनाम भी रखा था। तमाम ऐसी बातें देखी जाए तो पुलिस प्रशासन वहां सख्त नजर आ रहा है। तो ये तख्ती टांग कर थाने में पहुंचा है और कहता दिखाई दे रहा है कि साहब मुझे माफ कर दो और मैं सिलेंडर कर रहा हूं। ये खुद अकेले जा रहा था मगर कुछ गांव वाले भी इसके साथ गए और उन्होंने पुलिस को सिलेंडर किया है। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों से 10 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने घटनास्थल का लिया है जायजा। सीओ सिटी ने जिला अस्पताल में घायलों को जाना हाल। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के बावन नगर गांव की ये पूरी घटना है। तो सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। तो दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में एक खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है? देखिए, एक लड़की को छेड़ने से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है। दलित समाज के लोगों का आरोप है कि उनकी लड़की ट्यूशन के लिए जाती थी तो रोजाना कुछ लड़के उसे छेड़ा करते थे। कल रात भी यही हुआ और वो लड़की ने आके अपने परिजनों को बताया। तो उसके बाद परिजन दूसरे पक्ष के लोगों के पास गए तो वहां पर मारपीट शुरू हुई, गाली गलौज हुई, जमकर पथराव हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लगभग दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। पुलिस बल ने वहां पर स्थिति को नियंत्रण में किया और सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। अब इसमें पुलिस जो वैधानिक कार्यवाही है उस कार्यवाही को करने में लगी हुई है। जी ठीक है सचिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं मुजफ्फरनगर के ही बुढ़ाना पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। बदमाश विजय और सत्यम के पैर में लगी है गोली। मौके से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और कैश बरामद हुआ है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के पारासौली गांव में युवक से लूटपाट कर हुए थे फरार ये बदमाश। और देखिए किस तरह मुठभेड़ होती है पुलिस से, और पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। इस दौरान अपराधी घायल भी हो गए हैं। परासौली चौकी क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की थी, जिसमें उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। एक बदमाश उसी समय पकड़ लिया गया था। शेष बदमाश मौके से भागने में सफल रहे थे, लेकिन उसका लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। वो नहर की पटरी होकर के भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। अपने से को घिरा हुआ देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इलाज जारी है। शाम और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देखिए इन पर कई मुकदमे भी दर्ज थे। चोरी की वारदात कर ये फरार चल रहे थे बदमाश। देखिए देर रात ये बदमाश बुढ़ाना क्षेत्र में 4 बदमाश थे। इन्होंने एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया था। लूट की घटना के बाद आसपास के ग्रामीण जो है इकट्ठा हुए और इन बदमाशों के पीछे लग गए। एक बदमाश इन ग्रामीणों ने मौके से दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। इस घेराबंदी में पुलिस ने 2 बदमाशों को आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और जो लूट की हुई रकम, मोबाइल फोन सब बरामद कर लिया है और ये ठीक ठाक बदमाश हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस अब इन पर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। गाजीपुर पुलिस ने जहर खुरानी कर ट्रैक्टर लूट को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 सदस्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के 11 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉली बरामद हुई है, जबकि इस गिरोह का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गिरोह के सरगना की अभी तलाश की जा रही है। इस बात का खुलासा एसपी रोहन पी बोत्रे ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया गया कि उनका एक गिरोह है। गिरोह का सरगना जितेंद्र कुमार है, जो गरथमा गांव, थाना सिंधौरा, जनपद वाराणसी का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। चोरी, लूट और टप्पेबाजी इन घटनाओं के ऊपर लगातार नाकाम किया जा रहा है। लगातार टीमों का गठन करके एसओजी और थाना अध्यक्षों के माध्यम से इन चीज़ों को ओपन करने के लिए केसेस को काम पे लगाया गया है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र में एक गिरोह की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। 5 लोगों का ये गिरोह है। 6ठा मेंबर जो है इनका ये अभी फरार चल रहा है। ये बेसिकली ट्रैक्टर लूट जहर खुरानी करके ये करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से है, बेसिकली ये ट्रैक्टर के मालिक जो है उनसे बात करके ट्रैक्टर को बुक न करते हैं भाड़े पे। जब इनका ड्राइवर आता है ट्रैक्टर लेके, तो उसके चाय में या किसी खाने के पदार्थ में उसको चाय पिला देते हैं और उसको जहर खुरानी के माध्यम से नशा उसको कराते हैं और वहीं से जो है ट्रैक्टर की चोरी या लूट जो है वो वहाँ से करते हैं। चोरी, लूट और टप्पे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे थे ट्रैक्टर लूट को लेकर। उसके बाद इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आसिफ, आपको यहां पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ गाजीपुर एसपी रोहन बोत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रोहन जी, न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले आ रहे थे ट्रैक्टर चोरी को लेकर, उसके बाद एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है इस गिरोह का भंडाफोड़ कर। जी देखिए, कुछ दिनों से ट्रैक्टर की चोरियों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। इस पे काम पुलिस की टीम जो है वो लगातार कर रही थी और इसमें हम लोगों को ये लीड मिली थी कि एक ही गिरोह है जो इस तरीके के काम जो है अगल बगल के जिलों में और अगल बगल के स्टेट्स में भी जो है वो कर रहा है जी। इनको जब ट्रैक डाउन कर लिया गया तो 5 लोगों की गिरफ्तारी और 11 ट्रैक्टर बरामद करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। रोहन जी, इसके साथ ही देखिए अभी सरगना की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए अभी लगातार सर्च चल रहा है और इन लोगों को जब पूरी तरीके से गिरफ्तारी इसके सरगना की जो हो जाएगी
तो गैंगस्टर एक्ट में भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इनकी प्रॉपर्टियां भी जो है वो जब्त की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन बोथरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लगातार आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, इस पूरी घटना को लेकर जिस तरह से जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी भी जो पूरे गिरोह का सरगना है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आसिफ से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पुलिस की गिरफ्त में 5 सदस्य आए हैं। तो जहर खुरानी गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिजली चोरी के आरोप में 9 गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। एनपीसीएल ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ की है कार्रवाई। तो कोर्ट ने 65 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया था जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो कोर्ट ने 65 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया है जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बिजली चोरी के आरोप में 9 गिरफ्तारी हुई है। तो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। तो एनपीसीएल ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई। तो कोर्ट ने 65 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया था जारी। यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में बैठक कर मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी। यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे से जमीयत के कार्यालय में ये बैठक होगी। तो यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में ये बैठक हो रही है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी इस पूरी बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, जिस तरह से यूपी में मदरसों को लेकर निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की बात कही गई है, सर्वे की बात कही गई है, उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि गैर मान्यता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं उनका उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे कराएगी। इसके बाद लगातार जितने भी कई मुस्लिम संगठन हैं ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये मिनी एनआरसी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, दिल्ली मुख्यालय पर ये बैठक होगी, जो जमीयत उलेमा हिंद का मुख्यालय है, यहाँ पे ये बैठक होगी। और जो अध्यक्ष हैं इनके मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने ये बैठक बुलाई है और मदरसों के सर्वे के विरोध में ये बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में जो तमाम जो मदरसे हैं, चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो या सरकारी हो, उन मदरसों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से इस सरकार के इस फैसले को काउंटर किया जा सके। क्योंकि ये जो बैठक है वो पहली बार दिल्ली में हो रही है, ऐसे वक्त में हो रही है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अहम फैसला लिया है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।